वेलकम टू बीपीएससी मेकर। बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 22 मार्च 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। जितने भी छात्र पहली बार इस श्रृंखला से जुड़े हैं, आपको बता दूं ये श्रृंखला बिहार में आयोजित होने वाली परीक्षाओं पर केंद्रित है। चाहे आप बीपीएससी या फिर अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, अपनी तैयारी को एक नई दिशा इस श्रृंखला के माध्यम से दे सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर आपके जितने भी छूट चुके हैं, आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। इसका पीडीएफ फाइल के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। यह प्रश्न था कि माउंट मेरापी ज्वालामुखी हाल ही में यानी कि मार्च 2023 में विस्फोट हुआ है। बताएं कि यह ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है। यहाँ से संबंधित सारी जानकारी हमने आपको दिया था और आपको बतला था ये ज्वालामुखी संबंधित है इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर यह अवस्थित है। ऐसे में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। लिखने से फायदा ये होता है कि चीज़ों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे, जो कि अति महत्वपूर्ण है। ये पहला प्रश्न है कि 22 मार्च 2023 को बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया या फिर आज कौन सा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे में इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस वर्ष 2023 में बिहार का 111वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इनसे संबंधित कई सारी जानकारी है जो कि आपको याद रखना है। जैसे कि पहला पॉइंट है कि बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है और इस वर्ष 2023 में इसका 111वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इस दिन को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसी दिन अंग्रेजों ने वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से राज्य को अर्थात बिहार को स्वतंत्र कर दिया था। तो इसी दिन की स्मृति में, इसी को याद रखने के लिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को ये बिहार दिवस मनाया जाता है और 2023 में ये इसका 111वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसको आपको यहाँ से नोट कर लेना है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी बन सकता है कि 2023 में जो बिहार का स्थापना दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या है। तो ध्यान देंगे, वर्ष 2023 में बिहार दिवस का थीम 7 निश्चय भाग 2 के तहत युवा शक्ति बिहार की प्रगति निर्धारित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2023 में 111वें स्थापना दिवस के अवसर पर बिहार दिवस का थीम है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, जो कि 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के तहत ही इसे निर्धारित किया गया है। वह हम अगले पॉइंट की बात करें, 2022 में जो बिहार का 110वां स्थापना दिवस मनाया गया, ये थीम था इसका जल जीवन हरियाली। ये यहाँ से ध्यान रखिए, चूंकि यहाँ पर बात आई है 7 निश्चय योजना भाग 2 की, तो आपको बता दूं कि 7 निश्चय योजना बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इनकी एक महत्वाकांक्षी योजना है। वर्तमान समय में 2020 से ये इसका दूसरा चरण जारी है। ऐसे में यहाँ पर डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। 7 निश्चय योजना की शुरुआत हुई थी 2015 में। ऐसे में यहाँ पर लिखा गया पार्ट 1 से ये कार्यरत था 2015 से, लेकिन 2020 में इसका द्वितीय चरण लागू हुआ और द्वितीय चरण के अंतर्गत ये सारी बातें ये 7 निश्चय योजना में शामिल है। और इसी के तहत 2023 में जो बिहार दिवस का थीम निर्धारित किया गया है, ये युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये 2023 का थीम निर्धारित किया गया है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। चूंकि यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं बिहार से संबंधित तथ्यों की और आज बिहार स्थापना दिवस भी है, तो ऐसे में बिहार से जुड़े हुए जो एक्स्ट्रा बेसिक से फैक्ट हैं उसकी जानकारी आप एक बार पुनः से रिवाइज कर लीजिए। हो सकता है यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बने। ये भारत वाले मैप पर ये बिहार की स्थिति है। बिहार के बारे में बात करें, बिहार की चौहद्दी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिहार की चौहद्दी उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। और उसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कुछ अन्य तथ्यों की, तो आपको ध्यान रखना है कि बिहार की राजधानी पटना है, आप सभी जानते हैं। और वर्तमान में बिहार के नए राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जो कि हाल ही में फागू चौहान की जगह पर यानी कि इनके बाद राज्यपाल बने हैं बिहार के। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जो कि बिहार के 22वें मुख्यमंत्री हैं। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया, जिसका थीम था आई लव स्पैरो। ये जानकारी हमने आपको पिछले वीडियो में दिया था।
अगला हमारा है कि यहाँ पर राजकीय पशु बिहार का है बैल, और राजकीय वृक्ष की बात करें तो राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय फूल है गेंदा अर्थात मैरीगोल्ड। राजकीय फूल को लेकर के बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बिहार का राजकीय फूल है गेंदा। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक जानकारी देना चाहेंगे कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था, तो बिहार और झारखंड का जो संयुक्त क्षेत्रफल था उनमें से हम बात करें यहाँ पर झारखंड की, तो झारखंड संपूर्ण क्षेत्रफल का 40% क्षेत्रफल के साथ गठित हुआ था। यानी कि जो बिहार के क्षेत्र में जो भूभाग रहा था वो भूभाग था 54%। तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो बंटवारा हुआ बिहार और झारखंड का, तो वर्तमान समय में बिहार स्वतंत्र अवस्था में, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और बिहार का जो क्षेत्रफल है ये है 94,163 वर्ग किलोमीटर। हमारा अगला पॉइंट है बिहार की राजभाषा से संबंधित कि प्रथम राजभाषा हिंदी और द्वितीय राजभाषा उर्दू है। लंबाई की बात करें तो 345 किलोमीटर और चौड़ाई है 483 किलोमीटर। और अगला पॉइंट है विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243, राज्यसभा की 16 और लोकसभा की 40 सीटें बिहार में निर्धारित है। अगला पॉइंट है कि लोक नृत्य के बारे में यहाँ पर लिखा गया है जाट, जाटिन, कजारी, पनवरिया और विदिशा, ये सभी बिहार के प्रमुख लोक नृत्य हैं। और जो आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं, दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, ये बिहार का और राज्य का चिन्ह है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो इतनी सारी जुड़े हुए फैक्ट आपको ध्यान रखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और इसे रिवाइज करते रहिएगा। अब यहाँ पर एक और जानकारी है बिहार से संबंधित, आप सभी जानते हैं। हालांकि एक बार पुनः आपको बता दूं कि बिहार को 9 प्रमंडल अर्थात 9 डिवीजनों में बांटा गया है। इन 9 प्रमंडल की बात करें तो पूर्णिया, सारण, कोसी, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, मगध, पटना, तिरहुत। इसको याद रखने का एक ट्रिक हमने आपको बताया था, पूसा को मुंभा दंपति। इससे ये 9 प्रमंडल का नाम आप याद रख सकते हैं एकदम से आसानी से। और इन 9 प्रमंडल के मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर की जानकारी यहाँ पर दी गई है नीचे। और इन 9 प्रमंडल में कौन कौन जिले हैं आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं। तो इन 9 प्रमंडल में कुल मिलाकर जिलों की संख्या की बात करें तो कुल मिलाकर 38 जिले हैं। हो सकता है यहां से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बने। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत जिलों की संख्या कितनी है। तो कुल मिलाकर 4 जिले हैं पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत। और इसका जो ट्रिक हमने आपको बताया था, ये बताया था अकीपोक यानी कि अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। और वहीं पे अगला हम बात करें सारण प्रमंडल की, तो सारण प्रमंडल के अंतर्गत जिलों की संख्या है 3। इसको याद रखने का ट्रिक हमने बताया था सासीगो यानी कि सारण, सिवान और गोपालगंज। कोसी का हमने बताया था ससु, मधे, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। इसी प्रकार की सारी जानकारी हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से दिया था, आप चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल अब यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में 21 मार्च 2023 को मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की कौन सी जयंती मनाई गई। बिस्मिल्लाह खान को आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। हम इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो इस वर्ष 21 मार्च 2023 को इनकी 107वीं जयंती मनाई गई है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर बता दूं कि हाल ही में विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की 107वीं जयंती 21 मार्च 2023 को मनाई गई है। उनका जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के बक्सर के डुमराव में हुआ था। ये भी यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर है कि उन्हें 1956 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1961 में पद्मश्री जो कि भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान है, और 1968 में पद्म भूषण जो कि तीसरा सर्वोच्च सम्मान है, 1980 में पद्म विभूषण जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, और फिर 2001 में भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है। चारों सर्वोच्च सम्मान सहित अन्य कई पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। हो सकता है कि बिहार के पहले ऐसे शख्स हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जिन्हें भारत के चारों सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। किन्हीं को इस तथ्य की जानकारी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। हमारा अगला पॉइंट है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का 21 अगस्त 2006 को 90 साल की उम्र में निधन हो गया था। ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। हाल ही में इनकी 107वीं जयंती मनाई गई 21 मार्च 2023 को। बिहार दिवस से एक दिन पहले इनका जन्म हुआ था और इसी की याद में प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो ये तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन 17 मार्च 2023 को श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक जलडमरू को अंडर 21 समूह में सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो इनका नाम है, ध्यान रखना है कि संपन्ना रमेश सेलार, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। ये अंडर 21 समूह में यानी कि इस ग्रुप में सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय बने हैं। ध्यान रखेंगे, इनका नाम है संपन्ना रमेश सेलार।
अब यहाँ पर इस प्रश्न के हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो आपको बता दूं कि संपन्ना रमेश सैलार बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के छात्र हैं और अंडर 21 वर्ग में इन्होंने 8 घंटे 26 मिनट के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए केवल 5 घंटे 30 मिनट में 29 किलोमीटर की दूरी पूरी की है। ये एक विश्व रिकॉर्ड बना है जो कि इस समूह में सबसे तेजी से पार करने वाले भारतीय बने हैं। और इनके कोच की बात करें तो इनके कोच श्री जितेंद्र खासनीस हैं। ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि अभी हाल ही में खबरों में है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें पाक जलडमरू मध्य की, क्योंकि पाक जलडमरू मध्य की चर्चा हुई है और ऐसे में आपको ध्यान रखना, यह भारत के दक्षिणी तट और श्रीलंका के उत्तरी तट के बीच स्थित है। यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच ये मध्य में स्थित है पाक जलडमरू मध्य। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि यह अपने सबसे बड़े बिंदु पर लगभग 85 किलोमीटर अर्थात 53 मील चौड़ा है और इसकी औसतन गहराई 30 मीटर अर्थात 98 फीट है। यहाँ पर जो लिखा गया है कि इसकी जो कह सकते हैं सबसे बड़ा बिंदु है जहाँ पर ये सबसे अधिक चौड़ा है, तो इसकी चौड़ाई की बात करें तो लगभग 85 किलोमीटर है। कई जगहों पर ये आपको 82 किलोमीटर दिखेगा। तो दोनों में आपको ध्यान रखना, ऑप्शन के आधार पर आप सही विकल्प का चयन कर लेंगे। हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट होगा, अक्टूबर 2022 में सत्येंद्र सिंह लोहिया नॉर्थ चैनल को पार करने वाले एशिया के पहले तैराक बने हैं। वे ग्वालियर मध्य प्रदेश भारत के रहने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट था, इसकी जानकारी हमने आपको दिया था अक्टूबर 2022 में। इनका नाम याद रखिए, सत्येंद्र सिंह लोहिया, और ये नॉर्थ चैनल को पार करने वाले एशिया के पहले तैराक बने हैं। ये मध्य प्रदेश ग्वालियर के रहने वाले हैं। अब यहाँ पर विश्व के महत्वपूर्ण जलडमरू मध्य की हमने चर्चा किया है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बने हैं, आपको ध्यान रखना है। मलक्का जलडमरू मध्य की बात करें तो ये इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य है। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य। सुंडा जलडमरू मध्य इंडोनेशिया में है। युकेटन जलडमरू मध्य मैक्सिको और क्यूबा में है। क्यूबा को कहा जाता है शक्कर अर्थात चीनी का कटोरा, ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। मेसिना जलडमरू मध्य इटली और सिसिली के बीच है और ट्रंटो जलडमरू मध्य इटली और अल्बानिया के बीच है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला हमारा चौथा प्रश्न है कि 17 से 19 मार्च 2023 तक पशु चिकित्सा और आयुर्वेद विषय पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो आयोजन अभी हुआ ये हरिद्वार में किया गया। ऐसे में ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में 17 से 19 मार्च 2023 तक हरिद्वार में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर, इसी विषय पर या फिर इसी थीम पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन किया गया। एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो कि हरिद्वार में 17 से 19 मार्च तक जो कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। इसका थीम क्या था, ये किस विषय पर आधारित था, तो पशु चिकित्सा और आयुर्वेद इसी विषय पर ये मतलब आधारित था और इसका आयोजन हुआ 17 से 19 मार्च तक। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं, चूंकि चर्चा हुई आयुर्वेद की, तो ऐसे में अगर प्राचीन भारतीय इतिहास की बात करें, प्राचीन भारतीय इतिहास में आपने वेद के बारे में पढ़ा होगा और वेदों में चर्चा किया गया कि आयुर्वेद का जनक धन्वंतरी को कहा जाता है और आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है। आप सभी जानते हैं, अगर प्राचीन इतिहास को, प्राचीन भारत के इतिहास को अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो यहाँ से आपको ये सारी जानकारी याद होगी। एक टिप मैं यहाँ पर आपको देना चाहूंगा कि बिहार में बीपीएससी से जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा आयोजित होती है, तकरीबन हर परीक्षा में वेद से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक से एक प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इस टॉपिक से संबंधित सारे तथ्यों को आप लोग एकदम से अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, एक अंक आपके हाथ में रहेगा। अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर होगा वेद तथा उपवेदों की संख्या है 4। और वेदों की हम बात करें तो वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, जबकि सबसे नया वेद या फिर नवीनतम वेद कहा जाता है अथर्ववेद को। ये सभी जानकारी आप लोगों को पता होगा। और सभी वेद के एक उपवेद है, जैसे कि ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। तो इस प्रकार से सभी को आपको याद रखना है। अब यहाँ पर इन चारों वेदों में से अगर हम बात करें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की, तो इन तीनों वेदों को वेद त्रय के अंतर्गत रखा गया है, जबकि अथर्ववेद को वेद त्रय के अंतर्गत नहीं रखा गया। जब आप वेद के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तो ये सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त और भी कई सारे फैक्ट हैं जो आप पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस टॉपिक को आप लोग जरूर मजबूत कर लीजिएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन की। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये किसके द्वारा आयोजित किया गया। यहाँ पर इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, इसका आयोजक है दीनदयाल कामधेनु गौशाला समिति। इसी के सहयोग से हरिद्वार में यह 17 से 19 मार्च 2023 तक आयोजित किया गया। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन दो देशों ने 18 मार्च 2023 को डीजल पाइपलाइन का उद्घाटन किया है।
तो अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने इसका उद्घाटन किया। ऐसे में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो आपको ध्यान रखना 18 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत बांग्लादेश डीजल पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। ये उद्घाटन तिथि है 18 मार्च 2023। हमारा अगला पॉइंट है कि यह परियोजना भारत सरकार की अनुदान सहायता के तहत बनाई गई है और इसमें दोनों देशों में ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग बढ़ेगा। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि यह पाइपलाइन 130 किलोमीटर लंबा है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में महज ये 6 किलोमीटर ही लंबा है, जबकि बांग्लादेश में इसकी लंबाई की बात करें तो बांग्लादेश में 126 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये प्रश्न या फिर ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी हाल ही में डीजल पाइपलाइन का जो उद्घाटन हुआ दोनों देशों के मध्य, तो भारत में इसकी लंबाई महज 6 किलोमीटर है, जबकि बांग्लादेश में इसकी लंबाई 126 किलोमीटर है। और इस परियोजना की जो कुल लागत है, ये आपको ध्यान रखना 377 करोड़ रुपए इस परियोजना की कुल लागत है। हमारा अगला पॉइंट है, यह पाइपलाइन पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के पर्वतीपुर तक है। ये इसका कह सकते हैं मार्ग है, ये मतलब सारे क्षेत्रों को ये कवर करेगी। हमारा अगला पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा कि दोनों देशों के मध्य भारत से पाइपलाइन के जरिए डीजल आयात करने के लिए 2017 में समझौता हुआ था। 2023 में इसको संपन्न होना था कार्य को, लेकिन कोरोना की वजह से इसमें देरी हुई थी। अभी हाल ही में मतलब 1 वर्ष की इसमें देरी हुई, इसके बाद अभी हाल ही में 2023 में इसका उद्घाटन हुआ, जो कि आपको ध्यान रखना यह संबंधित है भारत और बांग्लादेश से। तो ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट होने वाली तमिल उपन्यास बनी है या फिर पहली तमिल उपन्यास बनी है। तो इस उपन्यास का नाम है पायरी, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में इसके कवर पेज को देख सकते हैं। अब यहाँ पर इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसके लेखक कौन है। तो इसी चीज को यहाँ पर हमने लिखा कि हाल ही में लेखक पेरुमल मुरुगन की उपन्यास पायरी को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है और ये अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाला यह पहला तमिल उपन्यास है। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना, तमिल भाषा के लिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट होने वाली ये पहली उपन्यास है तमिल भाषा की। अगर हम बात करें तो इस नॉवल की बात करें तो इस नॉवल में 1980 के दशक में तमिलनाडु के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया गया है, इसी का इसमें वर्णन किया गया एक प्रकार से। अगला पॉइंट है कि इसका अंग्रेजी अनुवाद अनिरुद्ध वासुदेवन द्वारा किया गया। साथ ही साथ यहाँ पर हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश की लेखिका गीतांजलि श्री की उपन्यास रेत समाधि अर्थात टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले हिंदी की उपन्यासकार बने थे। इसी चीज को आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जो मिला ये गीतांजलि श्री को दिया गया। इनकी जो उपन्यास है जिसका नाम है, आपको ध्यान रखना, रेत समाधि टॉम्ब ऑफ सैंड, ये आपको ध्यान रखना, इसी उपन्यास के लिए, हिंदी उपन्यास के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चूंकि यहाँ पर चर्चा हो रही अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की, तो ऐसे में इनसे जुड़े हुए कुछ जरूरी फैक्ट है, आप यहाँ पर पॉइंट वाइज सभी को देखिए और समझिए। इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कहा जाता था। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पहली बार वर्ष 2005 में दिया गया था। यह अवार्ड इंग्लिश में अनुवादित यानी कि ट्रांसलेट सर्वश्रेष्ठ पुस्तक को दिया जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि किसी भी भाषा के उपन्यास जो कि अंग्रेजी में अनुवादित होते हैं उसी को ये दिया जाता है, और जो सर्वश्रेष्ठ उपन्यास होते हैं उन्हीं को ये अवार्ड प्रदान किया जाता है प्रत्येक वर्ष। और ऐसे में आपको ये भी ध्यान रखना, यह पुरस्कार को देने का उद्देश्य दुनिया भर से अंतर्राष्ट्रीय कथा साहित्य के अधिक प्रकाशन और पढ़ने को प्रोत्साहित करना ही इसका एक अहम उद्देश्य है। इसी को लेकर के ये प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। अब यहाँ पर अगले प्रश्न पे जाने से पहले आपको बता दूं कि 69वीं बीपीएससी एग्जाम की अगर आप तैयारी में लगे हैं तो घर बैठे अपनी तैयारी का आकलन करने के लिए बीपीएससी मेकर द्वारा संचालित ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को आप लोग अवश्य ज्वाइन करें। ये आपका फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट होगा, जो कि आपको ध्यान रखना है सभी प्रश्नों का समग्र विश्लेषण यहाँ पे आपको मिलेगा। साथ ही इस ऑनलाइन टेस्ट का आपको पीडीएफ फाइल भी दिया जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी का सही तरीके से मूल्यांकन कर पाएंगे। आप ये आकलन कर पाएंगे कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आप कितने प्रिपेयर हैं। तो जितने भी छात्र घर बैठे रहकर तैयारी कर रहे हैं इस बात का ध्यान रखेंगे, 26 मार्च 2023 को इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो रही है, तो समय रहते हुए आप इस ऑफर का लाभ उठाते हुए इसे जरूर ज्वाइन करें। निसंदेह इसे ज्वाइन करने का आपको बहुत फायदा मिलेगा और चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अब यहाँ पर हम आज के अगले 7वें प्रश्न पे, ये प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में रेलवे को शुद्ध शून्य यानी कि नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य किस वर्ष को निर्धारित किया गया है। तो हाल ही में इसकी जानकारी के आधार पर इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2030। अब यहाँ पर इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में भारतीय रेलवे को 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
हालांकि यहाँ पर इसे 2 चरणों में पूरा किया जाएगा और दोनों की जानकारी यहाँ पर हमने लिखा है कि इस लक्ष्य को पाने के लिए 2 चरणों में योजना को क्रियान्वित किया जाएगा। पहला चरण दिसंबर 2023 तक इलेक्ट्रिक ट्रेनों में पूर्ण परिवर्तन, जितने भी भारत में ट्रेन चल रहे हैं सभी ट्रेनों को इलेक्ट्रिक ट्रेनों में परिवर्तित किया जाएगा। और वहीं पर दूसरे चरण की बात करें तो वर्ष 2030 तक मुख्य रूप से गैर जीवाश्म स्रोतों के माध्यम से ट्रेनों और स्टेशनों को बिजली देना है और इसके माध्यम से ही ये 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। तो दोनों को यहाँ से आपको ध्यान रखना, ये 2 चरणों में पूरा किया जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। अगला पॉइंट है कि मुंबई में भारत की पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच चली थी, जो कि 35 किलोमीटर चलाई गई थी। ये भारत में पहली बार चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। ये तिथि ध्यान रखिएगा, कई बार यहाँ से एग्जाम में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बने हैं। अब यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न कि हाल ही में 20 मार्च 2022 को बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड थीम अर्थात इस विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया। ऐसे में इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा अर्थात यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 2011 में यह संकल्प अपनाया गया कि खुशी मानव का मूलभूत अधिकार होना चाहिए और हर देश का आर्थिक विकास मानव की खुशी और उनके लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने पर ही आधारित होना चाहिए। और इसी को क्रियान्वित करते हुए 2012 में इस संकल्प को अपनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस हर साल 20 मार्च को मनाने की घोषणा हुई। हालांकि इसे मनाया गया पहली बार 2013 में, इसी पॉइंट को यहाँ पर लिखा गया कि और 2013 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया गया। बात करें हम 2023 में इसके थीम की, तो 2023 में इसका थीम है बी माइंडफुल, यहाँ पे बी शब्द छूट गया है, बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड इसका 2023 का निर्धारित थीम है या फिर निर्धारित विषय है जो कि आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 की बात करें तो इसके अनुसार फिनलैंड शीर्ष पर है, जबकि हम बात करें भारत की तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में जो कि नवीनतम हैप्पीनेस इंडेक्स है, जिसमें भारत 136वें स्थान पर है। हालांकि आप यहाँ पर इस चार्ट को भी देख के समझ सकते हैं, पहले स्थान पर है फिनलैंड, दूसरे स्थान पर है डेनमार्क और तीसरे स्थान पर है आइसलैंड। जबकि हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान 121वें स्थान पर है। हालांकि हमारा भारत पाकिस्तान से भी पीछे है, 136वें स्थान पर है। और सबसे नीचे इस सूची में 146वें नंबर पर है अफगानिस्तान वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। अब यहाँ पर हमारा अगला होगा नवा प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हिंद महासागर में ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत द्वारा भी हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। आपको जानकारी दे दूं कि भारतीय नौसेना का अभ्यास ट्रोपेक्स 2023 नवंबर 2022 से मार्च 2023 तक 4 माह की अवधि में हिंद महासागर क्षेत्र यानी कि इंडियन ओशन रीजन में यह विस्तार में इसके आयोजित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना, 4 माह की अवधि के लिए ये आयोजित हुआ। नवंबर 2022 में इसकी शुरुआत हुई और ये मार्च 2023 तक चली है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC के अंतरिम चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिद्धार्थ मोहंती। आप इन्हें यहाँ पर इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। इस प्रश्न की जानकारी अगर आपको हम दें तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है 1985 में LIC में शामिल हुए सिद्धार्थ मोहंती को हाल ही में 14 मार्च से 3 महीने के लिए चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। अंतरिम रूप से ये चेयरमैन बने हैं LIC के। और यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि साथ ही M जगन्नाथ व तबलेश पांडे LIC के नए MD बने हैं। दोनों को यहाँ से ध्यान रखना है। हमारा अगला पॉइंट LIC से संबंधित है। LIC अर्थात भारतीय जीवन बीमा निगम, ये भारत सरकार की स्वामित्व वाली भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। यहाँ पर जीवन बीमा कंपनी से जुड़े हुए कुछ जरूरी फैक्ट मैं आपको देने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगला पॉइंट है इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। जीवन बीमा अपने आधुनिक रूप के साथ 1818 के दशक में इंग्लैंड से भारत आई थी। दरअसल यहाँ पर इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना कि भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी कलकत्ता में यूरोपियंस के द्वारा शुरू की गई थी, जिसका नाम था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भारत की पहली बीमा कंपनी थी जो कि यूरोपियंस के द्वारा यहाँ पर कोलकाता में शुरू हुई थी। इसका नाम था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस। तो इतने फैक्ट हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। अगला 11वां प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 के 23 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया है। तो अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना हेल्दी सिटीज शिखर सम्मेलन का
आयोजन मार्च 2023 में लंदन इंग्लैंड में किया गया। पहली बार इसका आयोजन WHO द्वारा किया गया है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया, और जिसमें दुनिया के 5 शहरों को हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। इन 5 शहरों की बात करें तो एथेंस, जो कि यूनान का राजधानी शहर है, ये पहले स्थान पर रहा। बेंगलुरु भारतीय राज्य कर्नाटक की राजधानी है, दूसरे स्थान पर। मैक्सिको सिटी मैक्सिको की राजधानी है, जो कि तीसरे स्थान पर। और वहीं पे मोंटेविडो, जो कि उरुग्वे की राजधानी शहर है, चौथे स्थान पर। और 5वें स्थान पर है वैनक्यूवर, जो कि कनाडा का एक शहर है। ये तमाम जानकारी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एथेंस, बेंगलुरु, मैक्सिको सिटी, मोंटेविडो, वैनक्यूवर, ये 5 शहर आपको ध्यान रखना है, जो भी हाल ही में ये जो पहली बार इसका आयोजन किया गया WHO द्वारा हेल्दी सिटी शिखर सम्मेलन का लंदन में, इसमें ये 5 शहरों का पूरी दुनिया से चयन किया गया। अगला यहाँ पर हमारा होगा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में भारत UAE निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया श्रीनगर में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, भारत UAE निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में श्रीनगर में किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है। बताएं कि यह किस राज्य का राजकीय पक्षी है। संबंधित सारी जानकारी हमने कई बार आपको दिया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो जानकारी हमने आपको टेस्ट सीरीज से संबंधित दिया था, टेस्ट सीरीज को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी शुरुआत हो रही है 26 मार्च रविवार से। आप लोग इसे ज्वाइन करेंगे, निश्चित तौर पर आपकी तैयारी का सही तरीके से आकलन होगा और चीज़ों का आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। आपको ये टेस्ट सीरीज इसी 69वें BPSC वाले कोर्स में BPSC मेकर ऐप पर मिलेगा। हालांकि इस कोर्स में और भी कई सारे मटेरियल इंक्लूड है। सिलेबस आधारित नोट्स आपको मिलने वाले हैं, संपूर्ण बिहार जीके का नोट्स होगा, करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज होगा, जिसमें आप यहाँ पर इस श्रृंखला को देख रहे हैं। ये आपका पूरा का पूरा मंथली ईयरली सारा नोट्स इसमें आपको मिलने वाला है। इसमें आपका टेस्ट सीरीज होगा, फुल लेंथ, सेक्शनल टेस्ट होगा, प्रीवियस ईयर का पेपर होगा, ये तमाम चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली है। हालांकि हम सिलेबस आधारित नोट्स की बात करें तो सिलेबस आधारित नोट्स में ये नोट्स आपको यहाँ पर इस कोर्स में मिलेंगे, जो कि आपकी तैयारी को एक नई दिशा देगा और चीज़ों को आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। ये सभी मटेरियल के लिए BPSC मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और ऑफर पीरियड में आप इसे ज्वाइन करें, निश्चित तौर पर ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।